नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास ऑडियो बुक लेकर आए हैं जिसका नाम है गुड टू ग्रेट। यह किताब आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की ताकत रखती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेम्स सी कॉलिंस की बेस्ट सेलर किताब गुड टू ग्रेट के बारे में। क्या आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? क्या आप अपनी मौजूदा स्थिति से खुश नहीं हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर हां, तो यह किताब आपके लिए ही है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो युवा हैं, नौकरी करते हैं और अपने जीवन को गुड से ग्रेट बनाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किताब आपकी कैसे मदद कर सकती है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस किताब में क्या खास है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे एक लीडर की भूमिका निभाई जाए। यह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी टीम और ग्रुप के लिए भी महान बनने का रास्ता दिखाती है। सही लोगों को सही काम पर लगाना और उनके टैलेंट का सही इस्तेमाल करना इस किताब का एक मुख्य हिस्सा है। एक मजबूत और प्रेरणादायक माहौल कैसे बनाया जाए जो आपको और आपकी टीम को आगे बढ़ाए। अपने काम में लगातार सुधार करना और नई चीजें सीखना जो आपको महानता की ओर ले जाएं। जेम्स सी कॉलिंस ने इस किताब में उन कंपनियों और शख्सियतों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपने जीवन और करियर में असाधारण कामयाबी हासिल की है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आज ही सुने गुड टू ग्रेट और जानें कि कैसे आप अपनी जिंदगी में गुड से ग्रेट का सफर तय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी अच्छी बुक समरी दे सके। चलिए फिर शुरू करते हैं। जब आपका इंटरनेट धीरे चल रहा होता है तो क्या आप भी सबकी तरह बार बार उस लिंक पर क्लिक करने लगते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भारी चीज को उठाते वक्त आप जोर से चीखते क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि एक ही लिंक को बार बार क्लिक करने से वो लिंक जल्दी खुल जाएगा या फिर चिल्लाने से आपकी ताकत बढ़ जाएगी? हम चाहते हैं कि हम हर एक चीज को अपने काबू में रख सकें। हमें लगता भी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असल में हम अपनी जिंदगी की बहुत कम चीजों को काबू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक में फंसे होने पर हम जोर जोर से अपने हॉर्न को बजाने लगते हैं, लेकिन क्या हमारे हॉर्न बजाने से ट्रैफिक साफ हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो सड़कों पर ट्रैफिक लाइट की जगह हॉर्न या स्पीकर लगे होते। बहुत से लोग खुद को एक एक्सपर्ट बताते हैं और उनके अनुभव के हिसाब से वे भविष्य को बता सकते हैं, लेकिन जब 284 एक्सपर्ट की गई भविष्यवाणी को 10 साल के समय में जांचा गया तो यह बात सामने आई कि वे एक मशीन द्वारा की गई भविष्यवाणी से सिर्फ थोड़े से बेहतर हैं। इस तरह से आप इस बात को समझ लीजिए कि आप हर चीज को काबू नहीं कर सकते। उन पर ध्यान देना छोड़कर उनके बारे में सोचिए जो वाकई आपके हाथ में है। जिम कॉलिंस का कहना है कि अच्छाई वह चीज है जो हमें महान बनने से रोकती है। यह बात उन्हें एक बिजनेस मीटिंग के दौरान समझ आई जब मैकिन्सी कंपनी के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ प्रस्तावित कंपनियों को यूजलेस बताया क्योंकि वे महान नहीं थीं। इस विचार ने जिम को रिसर्च करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई कंपनियों की जानकारी हासिल की और उन्हें 2 समूहों में विभाजित किया, गुड टू ग्रेट। यह रिसर्च कई चरणों में की गई। पहले चरण में कंपनियों और एक स्टडी टीम की खोज की गई। इस टीम में 21 रिसर्चर्स शामिल थे। कंपनियों के लिए महान बनने की एक ही शर्त थी, उनके रिटर्न्स जनरल स्टॉक मार्केट से कम 3 गुना होने चाहिए और वह अभी लगातार 15 सालों तक। दूसरे चरण इनसाइड ब्लैक बॉक्स में 28 चयनित कंपनियों का विश्लेषण किया गया। इसमें आर्टिकल्स पढ़ने से लेकर संबंधित सामग्री को विभाजित करने और एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू लेने तक का काम शामिल था। इस रिसर्च को पूरा करने में 10 साल लगे। रिसर्च के परिणामों ने सभी को चौंका दिया। यह पाया गया कि महान कंपनियों की कोई जटिल रणनीतियां नहीं होती, न टेक्नोलॉजी और न ही उनकी अचीवमेंट्स का कंपनियों की महानता से कोई लेना देना था। महान बनने के लिए यह जरूरी है
कि कंपनी यह भी समझे कि क्या नहीं करना है। कोई भी कंपनी एक महान कंपनी बनने के लिए खुद पर विश्वास रखनी होगी कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह एक दिन महान बन जाएगी। साथ ही उसे अपनी वर्तमान समस्याओं का भी समाधान करना होगा। लंबे समय तक किसी काम को करने का मतलब यह नहीं कि आप उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं। महान बनने के लिए आपको कल्चर और डिसिप्लिन लागू करना होगा। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, यह महानता नहीं दिला सकती। सफलता के लिए कोई वन टाइम इवेंट नहीं होता। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास दोनों लगते हैं। किसी भी सफर पर निकलने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपके साथ कौन चल रहा है। सही साथी सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे लोग जो आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों की परवाह नहीं करते। इसलिए एक अच्छा लीडर को यह जानना चाहिए कि उसके साथी कौन है। वह अपनी टीम में केवल मेहनती और ईमानदार लोग ही शामिल करता है ताकि वह अपनी योजनाओं को कामयाबी के साथ लागू कर सके। गलत साथियों के साथ किसी भी मंजिल को पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा सही लोगों के साथ काम करें। गलत लोगों को प्रेरित करना हमेशा मुश्किल होता है और उनके साथ सही फैसला लेना शकी होता है। हम एक मिसाल के तौर पर एप्पल कंपनी को ले सकते हैं, जिसके सीईओ ने सबसे अच्छे लोगों को चुना। यह फैसला कामयाब रहा क्योंकि कंपनी ने बाजार में कई बार अपनी बड़ाई साबित की। कुछ कंपनियां प्रतियोगी बनने के चक्कर में कमजोर लीडर्स को हायर कर लेती हैं, लेकिन महान बनने के लिए कंपनियों को 2 आसान नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, क्या करना है के बजाय किसके साथ करना है, यह बात साफ करें। दूसरा, कैसे उन्हें भुगतान करना है के बजाय किसे भुगतान करना है पर ध्यान दें। सही लोग वही काम करेंगे जो कंपनी के लिए सबसे अच्छा है, चाहे वे कितना भी कमाएं। इसलिए सबसे अधिक मेहनती और ईमानदार लोगों को चुनें, जो कंपनी के फायदे के लिए सोचते हैं और अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देते हैं। एक महान कंपनी चलाना एक चैलेंजिंग काम है। हर कर्मचारी को उसकी सबसे अच्छी क्षमता तक प्रेरित करना और गैर जरूरी लोगों को तुरंत निकालना जरूरी है। इसके लिए 3 मुख्य सिद्धांतों का पालन करें। 1, अगर शक है तो तुरंत हायर न करें, इंतजार करें कि बेहतर विकल्प मिले। 2, लोगों को बदलने की जरूरत महसूस हो तो तुरंत कार्रवाई करें। 3, अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं पर ध्यान दें, मुश्किलों पर नहीं। क्या आप एक महान कंपनी और एक संतुलित जिंदगी बना सकते हैं? एक महान लीडर जानता है कि अपने काम और निजी जिंदगी को कैसे संतुलित करना है, क्योंकि वह समझता है कि परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताना उतना ही जरूरी है जितना कि कार्यस्थल पर मकसद हासिल करना। सोचना कोई विकल्प नहीं है। 21वीं सदी में मेहनत के बजाय स्मार्ट काम करने पर जोर दिया जाता है और यह आज की जरूरत है, कोई विलासिता नहीं। सोचने की ताकत यानी पावर ऑफ थिंकिंग सफलता का एक जरूरी हिस्सा है। जैसे कि drugstore.com का स्टोर खुलते ही इसके स्टॉक 3 गुना बढ़ गए थे, क्योंकि उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें बड़ी सफलता मिली। वहीं दूसरी तरफ वॉलग्रीन्स को सफलता काफी समय बाद मिली, क्योंकि वे सोच सकते थे। कोई भी नई खोज अचानक नहीं होती, इसके लिए बिजली और इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तब जाकर रिजल्ट्स मिलते हैं। आइडिया यह है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल कुछ खास चीजों के लिए करें। वॉलग्रीन्स ने इंटरकॉम बनाया, क्रोगेयर ने बारकोड और जिलेट ने हाई टॉलरेंस रेजर ब्लेड्स। सफल बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हैंजहॉग कॉन्सेप्ट में फिट होती है या नहीं। अगर हां, तो आगे बढ़ें, वरना इग्नोर करें। वास्तव में टेक्नोलॉजी सफलता का एक कारक नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज किया जाए यह मायने रखता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रक्रिया को गति देती है। देखा जाए तो कोई भी टेक्नोलॉजी आपको लेवल 5 लीडर नहीं बना सकती और न ही यह लीडर को वास्तविकता दिखा सकती है। महान कंपनियां प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के मामले में थोड़ा पीछे होती हैं, क्योंकि ये उस बारे में बात नहीं करती। उन्हें सिर्फ जीतने और बेहतरीन बने रहने से मतलब होता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी प्रतिस्पर्धी कंपनियां क्या कर रही हैं। उनके लिए उनका काम और बेहतरीन स्थिति मायने रखती है।
इसकी एक वजह यह भी है कि महान कंपनियों को किसी भी तरह का डर नहीं होता, न इस बात का कि उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा और न ही बेहतरीन होने या न होने का। मान लीजिए कि दो धावक एक मैराथन में भाग ले रहे हैं। इनमें से एक धावक की जीत यकीनी लग रही है, जबकि दूसरा धावक एक अनजान खिलाड़ी है जो जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है और आखिरकार रेस जीत जाता है। इसी तरह डार्विन स्मिथ का मिसाल है, जो एक ऐसे सीईओ थे जिन्होंने अपनी कंपनी को औसत से बेहतरीन बनने की राह पर डाला। 20वीं सदी में किम्बर्ली क्लार्क एक प्रमुख कागज आधारित कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी थी जो बाजार में अग्रणी थी। स्मिथ ने कंपनी के वर्कशॉप्स को बेचने का फैसला लिया ताकि कारोबार को मुख्यधारा में बनाए रखा जा सके और कमजोर न हो। उस वक्त मीडिया में उनका काफी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कंपनी ने स्कॉट पेपर का मालिकाना हक हासिल कर लिया और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को 6 श्रेणियों में हराया। यह जरूरी नहीं है कि कंपनी की हर कामयाबी के लिए सिर्फ लीडर्स को ही जिम्मेदार ठहराया जाए। कभी कभी एक गहरी साइंटिफिक नजरिया अपनाना चाहिए। लेवल 5 का लीडर बनने के लिए आपको विनम्र और बहादुर होना चाहिए। कोलमैन मोकलर, मशहूर जिलेट कंपनी के सीईओ, ने कभी हार नहीं मानी और आखिर तक संघर्ष करते रहे। फिर भी उन्होंने कंपनी के अपने शेयर नहीं बेचे, क्योंकि उन्हें अस्थायी मुनाफा नहीं बल्कि दीर्घकालिक कामयाबी चाहिए थी। डेविड मैक्सवेल, फनी एंड में के सीईओ, ने कंपनी को $1 मिलियन कंपनी से $4 मिलियन का रोजाना मुनाफा कमाने वाली कंपनी बना दिया था, जो आम स्टॉक बाजार में 3.8 से 1 पर पहुंच गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी को नुकसान से बचाने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने अपनी $5.5 मिलियन की रिटायरमेंट राशि लो इनकम हाउसिंग फंड में जमा कर दी। यही वह चीज है जो एक औसत से बेहतरीन कंपनी के लीडर्स में सामान्य होती है कि वे कंपनी को हर हाल में आगे ले जाना चाहते हैं। वे अपने व्यक्तिगत नुकसान या मुनाफे की बजाय कंपनी का हित देखते हैं। एक और राज जो कंपनी की कामयाबी में अहम होता है, और वह है कि अपने पीछे एक ऐसी कंपनी छोड़ जाना जो आपके जाने के बाद भी बेहतरीन स्थिति में बनी रहे। और सबसे अहम बात यह है कि लीडर्स को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, जो खुद से ज्यादा कंपनी के बारे में सोचें और अपने बोर्ड मेंबर की फिक्र करें। ऐसे लीडर्स हमेशा शांत रहते हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं होता और ना ही वे अपने बारे में बढ़ चढ़कर बोलते हैं, बल्कि वे खामोशी से अपना काम करते रहते हैं और अपने टारगेट पूरे करते हैं। जो लीडर्स अपने काम का दिखावा करते हैं, उनकी कामयाबी लंबे समय तक नहीं टिकती। ली लाकोचा, क्राइसलर के सीईओ, ने कंपनी को डूबने से बचाया और उनका एक बड़ा हाथ था अपनी कंपनी को अमेरिकी व्यापार तारीख की सबसे मशहूर कंपनी बनाने में। लेकिन दिखावे ने क्राइसलर को एक और जर्मन कार निर्माता कंपनी के हाथों बिकने पर मजबूर कर दिया था। एक लेवल 5 का लीडर होने का मतलब है कि आप न सिर्फ विनम्र रहें, बल्कि आपके अंदर एक मजबूत फैसला लेने की ताकत भी हो। अगर कंपनी की भलाई के लिए आपको खुद अपने किसी परिवार सदस्य को निकालना पड़े तो आप करेंगे, जैसा कि जॉर्ज कैन ने किया। जोसेफ एफ कुलमेन और एलन वुतरजेल, एक न्यूकोर कार्यकारी, मानते हैं कि किसी कंपनी को बेहतरीन बनाने में किस्मत भी एक अहम किरदार निभाती है। हकीकत में किसी भी बेहतरीन कंपनी की कामयाबी में किस्मत का कोई मायने नहीं होता। अपने खराब नतीजों को बुरे किस्मत के रूप में बताना सिर्फ एक बहाना है। क्या हर कोई लेवल 5 लीडर बनना सीख सकता है? गैर खुदगर्ज लोग सीख सकते हैं। अध्ययन में जिन सीईओ का अध्ययन किया गया था, उन सभी की जिंदगी में ऐसे चैलेंज आए जिन्होंने उनकी पर्सनालिटी को एक परिपक्व नजरिया दिया। तो ऐसे कोई निश्चित कदम नहीं है जिन पर चलकर आप लेवल 5 लीडर बन सकें। यह तभी होगा जब आप एक लीडर की जरूरी गुणों को हकीकत में अपनाएंगे। अक्सर स्टार्टअप्स एक बेहतरीन कंपनी क्यों नहीं बन पाते? इसका जवाब है क्रिएटिविटी की कमी। स्टार्टअप्स शुरू होते हैं, फिर अचानक बड़े बन जाते हैं, फिर उन्हें बड़े ऑर्डर्स और क्लाइंट्स मिलने लगते हैं और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू होता है। फिर कोई फैसला करता है कि ये सब गड़बड़ बंद होनी चाहिए और वह नए रूल्स और स्ट्रेटजी प्लान करता है जो कंपनी को औसत दर्जे की तरफ ले जाती है।
पहला कदम है कि आप एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां आजादी और जिम्मेदारी हो। फिर आप अपनी इस सोसाइटी में ऐसे लोगों को शामिल करें जो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पाबंद हों। लेकिन लीडर को डिक्टेटरशिप से बचना चाहिए। आपको हेजहॉग कॉन्सेप्ट बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है, जिसमें इसके तीनों नियमों का ध्यान रखा जाए। कर्मचारियों के पास अपने रूटीन वर्क की चेकलिस्ट जरूर हो, भले ही उन्हें अहम फैसले लेने और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की आजादी दी जाए। रिंसिंग योर कॉटेज चीज, इसका मतलब है कि आपको बेहतरीन बनने के लिए हर छोटे से छोटा कदम उठाना होगा। एक गुड टू ग्रेट लीडर को भी अपनी कॉटेज चीज रिंस करनी पड़ती है, चाहे पसंद हो या ना हो। लेकिन अच्छी और बेहतरीन कंपनी के बीच सिर्फ अनुशासन का ही फर्क नहीं है, बल्कि उसे एक अनुशासित सोसाइटी तामीर करनी भी आती हो। अनुशासन एक ऐसी चीज है जिसे कभी भी जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एक व्यक्ति को अनुशासन सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति कंपनी से चला जाता है तो क्या अनुशासन भी चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनुशासन एक आदत है जो हम अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। एक गुड टू ग्रेट कंपनी विशेषज्ञता पर फोकस करती है, यानी एक चीज जिसमें वे माहिर हैं, बाकी को वे तवज्जो नहीं देते। उनकी स्टॉप डूइंग लिस्ट छोटी होती है, जहां उन्हें पता होता है कि किस एक्टिविटी पर फोकस करना है और किसे छोड़ना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि फेरिस व्हील कैसे घूमता है? पहले इसे धक्का देने में मेहनत लगती है और फिर यह धीरे धीरे स्मूथली घूमने लगता है। यही बात कंपनीज पर भी लागू होती है। शुरुआत में मोमेंटम बनाना जरूरी होता है, ताकि बाद में कम मेहनत में भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। सफलता एक झटके में नहीं आती, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। किसी भी बड़ी प्रगति के लिए समय चाहिए। एक बार जब मोमेंटम बन जाए तो सफलता को बनाए रखने के लिए कम मेहनत ही काफी होती है। इसे फ्लाई व्हील मॉडल कहते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि किसी कंपनी का सफल होना सिर्फ संयोग है, लेकिन सच तो यह है कि सफलता हमेशा अनुशासन और सावधानी पूर्वक योजना से मिलती है। बेहतरीन कंपनियां भी समस्याओं का सामना करती हैं, लेकिन वे इन समस्याओं को अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से हल करती हैं। सही कार्य वातावरण होने पर बेहतरीन कंपनियों को कमिटमेंट और मोटिवेशन की चिंता नहीं करनी पड़ती। ये चीजें खुद ही हल हो जाती हैं और एक बेहतरीन कंपनी को अपने लिए लक्ष्यों को सेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके कर्मचारी पहले से ही फ्लाई व्हील मॉडल के अनुसार काम करते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या और कितना काम करना है। कुछ कंपनियां बेहतर परिणाम पाने के लिए नई दिशा में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका नतीजा उल्टा हो सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये कंपनियां अपने खराब परिणामों से प्रभावित होकर एक नई दिशा में जाती हैं, जिसका कोई ठोस आधार या मोमेंटम नहीं होता। कुछ कंपनियों को अधिक संपत्ति और सफलता मिलती है क्योंकि वे फ्लाई व्हील मॉडल और हेजहॉग कॉन्सेप्ट का उपयोग करके मोमेंटम बनाती हैं। उनके एसेट्स उनके मोमेंटम को नहीं बनाते, बल्कि उसकी गति को बढ़ाते हैं। एक और समस्या यह है कि जब कंपनी पहले से ही एक दिशा में जा रही होती है, तो कुछ लीडर्स दूसरी दिशा चुन लेते हैं। सफलता का एक मुख्य तत्व कोहिरेंस है, जिसमें सिस्टम का हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा होता है और अंत में मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। अगर आप फ्लाईव्हील में रहना चाहते हैं, तो आपको विकास के लिए एक पैटर्न का पालन करना पड़ेगा जो आपको प्रगति की ओर ले जाए और जिसमें हेजहॉग कॉन्सेप्ट लागू हो। वहीं दूसरी तरफ बिना विकास के सीधे प्रगति पर पहुंचना और लगातार असंगति दिखाना यह दर्शाता है कि आप एक विफलता के चक्र में हैं। हेजहॉग और फॉक्स, हम सब इन दो ग्रुप्स में बंटे हुए हैं। फॉक्स बहुत चालाक जानवर होता है और उसे कई तरह की स्ट्रेटजीज मालूम होती हैं जिससे वह हेजहॉग का शिकार कर सके। लेकिन हेजहॉग सिर्फ एक चीज में माहिर होता है जिसे वह अच्छे से जानता है। हेजहॉग्स बेवकूफ नहीं होते, बल्कि वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है और बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, वॉलग्रीन्स ने हेजहॉग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके कोका कोला जैसी कंपनियों को मुकाबला दिया। उन्होंने बस असुविधाजनक स्टोर्स की लोकेशंस को सुविधाजनक लोकेशंस से बदल दिया।
लेकिन जब यह इतना ही आसान है तो हर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? अक्सर कंपनियां किसी भी समस्या को हल करने के लिए जटिल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने लगती हैं, जबकि सीधा समाधान उनके सामने ही होता है। हेजहॉग कॉन्सेप्ट सादगी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह गहराई से काम करता है। इसलिए हमें लगता है कि कोई काम जो इतना आसान है फिर भी इतना गहरा है, वह कैसे असर करेगा? आप खुद सोचें, आप किस चीज में सबसे अच्छे बन सकते हैं? आपका पैशन क्या है? ऐसा क्या है जो आपके आर्थिक इंजन को आगे बढ़ाता है? यहां हम सबसे अच्छा लक्ष्य रखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप किस चीज में सबसे अच्छे हो सकते हैं, यह पूछ रहे हैं। एक बेहतरीन कंपनी बनने के लिए यह जरूरी नहीं कि आपकी इंडस्ट्री भी बेहतरीन हो, लेकिन हां, आपके पास एक ताकतवर कार्य इंजन जरूर होना चाहिए। अपने मुनाफे को बड़े पैमाने पर रखना एक आर्थिक कुंजी है। सिर्फ वही काम करें जो आप दिल से करना चाहते हैं। यही हेजहॉग कॉन्सेप्ट का मुख्य नियम है। वैसे यह कॉन्सेप्ट इतना आसान भी नहीं है। इसमें समय और मेहनत दोनों लगते हैं। इसमें आपके कर्मचारियों को बहस में हिस्सा लेकर मीनिंगफुल सवाल पूछने होंगे। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, जिसे द काउंसिल कहते हैं। दो पुरानी कंपनियों के बीच क्या फर्क होता है जब वे एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं, और वो भी एक खास समय अवधि के लिए? इनमें से एक कंपनी को यह कठोर हकीकत का सामना करना ही होगा कि उसे खुद को अपडेट रखना है और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है। न सिर्फ अपनी समस्या को स्वीकार करना होगा, बल्कि उसे रिसर्च और फिजिकल मेहनत भी करनी होगी। गुड टू ग्रेट जाने के लिए कंपनी को दो फैसले लेने होते हैं। पहला, सारे प्रोसेसेस को हकीकत की नजर से देखे, और दूसरा, सारे फैसले एक गहरे और इंट्यूटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिए जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेहतरीन बिजनेस के लीडर को असली समस्याएं मालूम होती हैं, तभी वह सही कदम उठा पाता है। साथ ही एक मोटिवेटिंग माहौल होना भी जरूरी है, जिससे आपका कीमती समय एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में जाया न हो। लेकिन यहां समस्या यह है कि आप एम्प्लॉइज को कंपनी की असली समस्याएं बताकर उन्हें डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। इसके लिए आप नॉन फॉर्मल मीटिंग्स रखें, जिसमें सवाल पूछे जाएं, जैसे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस तरह के सवाल पूछने से आपके सामने प्रेजेंट रियलिटी खुलकर आ जाएगी। इसके अलावा एक लीडर को बहस भी रखनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉइज को यह ना लगे कि उन पर जबरदस्ती कोई फैसला थोपा जा रहा है। एक प्रभावशाली लीडर अपने खराब फैसले खुद स्वीकार करता है, न कि एम्प्लॉइज को दोष देता है। सिर्फ जानकारी से काम नहीं चलता, उसकी वैल्यू तभी होती है जब लीडर यह बता सके कि कौन सी जानकारी जरूरी है और कौन सी नहीं। बेहतरीन लीडर इतना मजबूत होना चाहिए कि कंपनी की किसी भी डिजास्टर घटना को संभाल सके और कंपनी अपने डाउनफॉल से सबक लेकर कुछ बड़ा हासिल कर सके, फिर चाहे कंपनी को कैसी ही समस्याएं या मुकाबला फेस करना पड़ रहा हो। इसके साथ ही कंपनी का स्टॉकडेल पैराडॉक्स पर एक कुशल पकड़ होनी चाहिए, यानी कि अपने असफलताओं को स्वीकार करके उनसे सबक लेकर सफलता की ओर कदम बढ़ाने की क्वालिटी। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी समस्याएं तो कभी अचीवमेंट्स मिलती हैं, लेकिन हम इन कठिनाइयों को कैसे फेस करते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। अब पहुंच गए हम बुक के आखिरी हिस्से में। आइए बुक का मुख्य संदेश समझते हैं। पहला, एक कंपनी की कामयाबी के लिए सबसे अहम है सही लोगों को सही जगह पर रखना। यह न केवल उनकी स्किल्स को पहचानने और इस्तेमाल करने में मदद करता है, बल्कि कंपनी के मकसदों को भी साफ तौर पर परिभाषित करता है। दूसरा, असली समस्याओं का सामना करने और उन्हें कबूल करने की हिम्मत होनी चाहिए। इससे कंपनी को सच्चाई का सामना करने और सही दिशा में कदम उठाने में मदद मिलती है। तीसरा, कंपनी को 3 अहम सवालों का जवाब देना चाहिए। हम किस चीज में सबसे अच्छे हो सकते हैं? हमारा आर्थिक इंजन क्या है? और हम किस चीज के प्रति सबसे ज्यादा जुनूनी हैं? इन तीनों सवालों का जवाब पाने से कंपनी को अपनी असली ताकत पहचानने और उस पर फोकस करने में मदद मिलती है। चौथ, कामयाब होने के लिए कंपनी को एक डिसिप्लिन और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। यह न सिर्फ स्ट्रैटेजीज और प्रक्रियाओं में,
बल्कि कंपनी के कल्चर और लीडरशिप में भी दिखना चाहिए। निरंतरता और प्रतिबद्धता ही एक कंपनी को गुड से ग्रेट बनने में मदद करती है। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।